एक्यूट एंड क्रॉनिक, यानी कि तीव्र बीमारी और कैसी बीमारी, पुरानी बीमारी, ठीक है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। अभी हमने किस बेसिस पे डिवीजन किया, एक सेकंड रुकेंगे। चलिए, तो ये हमने किस बेसिस पे डिवीजन कर डाला डिजीजेस का, एक्यूट और क्रॉनिक में। तो वो बीमारियां जो बहुत ही छोटे टाइम के लिए रहती हैं, बहुत ही कम टाइम के लिए रहती हैं, जैसे कि आपको बुखार हुआ कुछ दिन में उतर गया, आपको सर्दी जुकाम हुआ थोड़े दिन में उतर गया, उसको बोलते हैं एक्यूट डिजीज। जो बहुत लंबे टाइम तक रहती है, जैसे डायबिटीज सालों साल रहती है, ठीक है, टीबी हो गई, लोगों को सालों साल रहती है, एड्स हो गया, एलिफेंटियासिस हो गया, जिसको हाथी पाँव का रोग बोलते हैं, जिसमें कि जो हमारा पैर होता है बहुत मोटा हो जाता है। ये मैंने आपको जब हम लोग प्लांट एंड एनिमल किंगडम वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ पर ही हम लोगों ने देखा था कि हमारा एक वुशेरिया बैनक्रॉफ्टी करके एक निमाटोडा या फिर एस्टेलमेंथिस फाइलम से बिलोंग करता है, और वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके बैठ जाता है, जिसकी वजह से हमें एलिफेंटियासिस हो जाता है, जिनको कि हम पेट के कीड़े बोलते हैं। इसीलिए हमें क्या लेने होते हैं, जो डीवर्मिंग टैबलेट्स होती हैं उनको लेना होता है। और डीवर्मिंग के लिए अभी तो हमारे जो करंटली जो गवर्नमेंट है उसने भी अभियान चला रखा है कि हमें फाइलेरिया का उन्मूलन करना है 2047 तक। तो खैर आप ये समझिए कि एक्यूट मतलब बहुत शॉर्ट टर्म, क्रॉनिक मतलब बहुत लॉन्ग टर्म, यानी कि ये हो जाएंगे आपकी तीव्र और ये हो जाएंगी आपकी पुरानी बीमारियां। डिजीजेस को अगेन दो बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया, ऑन द बेसिस कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकती है कि नहीं हो सकती हैं। अगर हो सकती हैं तो उनको कम्युनिकेबल यानी कि संचारी, और अगर नहीं हो सकती हैं तो नॉन कम्युनिकेबल यानी कि गैर संचारी रोग बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मेरे कॉन्टैक्ट में आए और आपको जुकाम हो गया, ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे में जो वायरस थे या फिर मेरे हाथ में या फिर मेरे कहीं पे भी शरीर में, और उसका आपका डायरेक्ट से कॉन्टैक्ट हो गया आपका, और आपको भी वो चीज़ हो गई, तो उसको कम्युनिकेबल बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस, कोविड में क्या हुआ था, कोविड-19 वायरस जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो रहा था, और इसीलिए इसको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिस्ट में रखेंगे। वहीं अगर हम जैसे बात करें डायबिटीज़ हो गया, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो गया, ग्लोकोमा का प्रॉब्लम हो गया, पोलियो का, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर मेरे को डायबिटीज़ है और आप मुझसे मिलेंगे तो आपको भी डायबिटीज़ हो जाएगा, या मुझे अगर कैंसर है तो आप मुझसे मिलेंगे तो आपको भी कैंसर हो जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं, बिकॉज कैंसर तो मेरी सेल से लेना देना है कि मेरी सेल जो है रैपिडली अनकंट्रोलेबल वे में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, उसी को हम कैंसर बोलते हैं, है ना। और कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, जरा कमेंट में बताएंगे आप। तो कम्युनिकेबल वो हो जाएंगे जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती हैं, और नॉन कम्युनिकेबल वो होती हैं जो स्प्रेड नहीं होती हैं कॉन्टैक्ट से, एज सिंपल एज दैट, संचारी और गैर संचारी। जैसे आपने सुना होगा जो जिसको हम छोटी माता बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स, है ना, तो अगर आप किसी कॉन्टैक्ट में आते हैं तो आपको भी होने के चांसेस रहते हैं, तो उसको हम कम्युनिकेबल में रखेंगे। आगे बढ़ते तो उनको हम कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, जो कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस होते हैं। अब हम आते हैं पैथोजन्स पे। पैथोजन क्या होते हैं? पैथोजन वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कोई ना कोई डिजीज कॉज करते हैं। ये पैथोजन्स हमारे चार प्रकार के होते हैं, एक वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगस। हमने इन तीनों के बारे में पढ़ रखा है, अगर हम देखें तो ध्यान से। वायरस के बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। कमेंट में बताएंगे कि जो बैक्टीरिया होते हैं इनको किस किंगडम में रखते हैं, प्रोटोजोआ को किस किंगडम में रखते हैं, और फंगस को किस किंगडम में रखते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो बैक्टीरिया जिनकी सेल कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक नेचर की होती है। यस, 10 फरवरी डीवर्मिंग डे, यस, ठीक है, हो जाए तो मजा आ जाए सर, कोरोना। अच्छा, बैक्टीरिया की अगर बात करेंगे तो ये आपका मोनेरा फाइलम से बिलोंग, मोनेरा किंगडम से बिलोंग करता है ना, क्योंकि यहाँ पर प्रोकैरियोट्स आ रहे थे, इनकी सेल प्रोकैरियोटिक नेचर की थी, यानी कि इनकी सेल के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं दिख रहा था, कोई हमें सेल ऑर्गेनल नहीं दिख रहा था, ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम प्रोकैरियोट्स। वहीं अगर प्रोटोजोआ की अगर बात करें तो ये प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करते हैं, जहाँ से अगर आपको याद हो, यूग्लेना बताया था मैंने आपको, अमीबा बताया था मैंने आपको, प्लाज्मोडियम बताया था मैंने आपको, याद है? तो जो मलेरिया होता है वो एक्चुअल में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से ही होता है, जिसको भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। फंगस यानी कवक की बात करें तो ये तो अपने आप में ये किंगडम है, फंगस किंगडम ही पूरा अलग से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, 5 किंगडम पढ़े थे जो व्हाइट टेकर जी ने क्लासिफिकेशन किया था। किस ईयर में किया था जरा बताएंगे कमेंट में, बिकॉज हम लास्ट में आ चुके हैं, कल बायोलॉजी का लास्ट लेक्चर, आखिरी लेक्चर है, परसों से विल बी स्टार्टिंग केमिस्ट्री, ठीक है। तो पैथोजेंस क्या होते हैं? वो बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि माइक्रो लेवल पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं अगर किसी पर्सन की बॉडी में चले गए या फिर किसी प्लांट में एंटर कर गए, तो उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस, ठीक। वो वायरस को हमने क्यों नहीं पढ़ा था किसी किंगडम में? क्योंकि वायरस जो होता है इसको हम नॉन लिविंग एंटिटी मानते हैं। इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कुछ इस तरह से होता है कि अंदर तो इसमें एक लिपिड एनवेलप होती है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, एनकोडेड इन अ प्रोटीन एनवेलप नोन एज कैप्सिड। ये कैप्सिड क्या है? प्रोटीन एक एनवेलप है जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल ये भरा हुआ है, जीनोम। अब ये जो जीनोम है, दैट इज जेनेटिक मटेरियल, ये आरएनए का भी बना हो सकता है, ये डीएनए का भी बना हो सकता है। जो अगर वो वायरस जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए का बना होता है उसको हम रेट्रो वायरस बोलते हैं, रेट्रो वायरस बोलते हैं। अब आरएनए का जो बना होता है उसमें सिंगल स्ट्रैंड देखने को मिलता है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सिंगल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड नहीं है। जैसे डीएनए का हमने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। तो जो डीएनए जिस वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए का बना होगा वो डबल उसमें स्ट्रैंड देखने को मिलेंगे, ठीक है, डबल स्ट्रैंड्स। वहीं जिसका आरएनए का बना होगा उसमें हमें सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड देखने को मिलेगा, एक स्ट्रैंड। ये बैक्टीरिया है जिसको आप राइट साइड में देख पा रहे हैं। इसके स्ट्रक्चर को हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं देखने को मिलता है, और उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। पता है ना इस बात को, कि जहां पर हमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं मिलता है कि भाई कहाँ न्यूक्लियस है, कहीं पता नहीं चला, जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही फैला पड़ा है,
तो प्रोकैरियोटिक होती है। और ऐसे फैले हुए जेनेटिक मटेरियल, ऐसे फैले हुए न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जो प्रोकैरियोट में देखने को मिलता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन भी होगी, इसमें सेल वॉल भी होगी। सेल मेम्ब्रेन अंदर वाली, सेल वॉल बाहर वाली। और इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है बताएंगे। राइबोसोम हमें पता है कि एक कॉमन चीज होती है प्रो और यूकैरियोट दोनों में। साइटोप्लाज्म भी कॉमन होता है और सेल मेम्ब्रेन भी कॉमन होती है। ये क्या है, बैक्टीरिया का फ्लैगेलम है, जो इसका एक काइंड ऑफ अपेंडेज है। अपेंडेज का मतलब होता है जो उनको मूवमेंट में हेल्प करता है, जो उनको चलने के लिए हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं अपेंडेज। और जो बैक्टीरिया का जो फ्लैगेलम होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड हम लोगों ने किया था। एक तो बेसल बॉडी थी, एक यहाँ पर हुक था, जो हुक बेसल बॉडी को फिलामेंट से कनेक्ट कर रहा था। ये फिलामेंट था, ये बेसल बॉडी था और ये हुक था। 3 मेजर मोटे मोटे पार्ट्स थे इसके। और सेल वॉल हमें पता है किसकी, पेक्टिन की बनी होती है। पेक्टिन नहीं, पेप्टिन। पेक्टिन एल्गे में पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है, क्लियर थी चीज़। अब हम वायरस और बैक्टीरिया के बारे में थोड़ी सी और चीज़ें डिफरेंसेस देख लेते हैं। ये तो हमने देख ही लिया है। ये एक नॉन लिविंग एंटिटी होती है। नॉन लिविंग एंटिटी का मतलब होता है जीवित नहीं होती है। एक्चुअल में इसमें खुद को डिवाइड करने की कैपेबिलिटीज, क्षमता तो होती है, लेकिन अपने आप से नहीं। जब इसको कोई एक होस्ट सेल मिलेगा, उदाहरण के तौर पे कोविड-19 का जो कोविड-19 वायरस था, वो ऐसा नहीं कि अपने आप से डिवाइड कर रहा है। जब हमारी बॉडी में एंटर करता है, जब हमारी सांस जैसे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू मेनली एंटर किया था, ठीक है, और वो हमारे चला गया लंग्स में। अब लंग्स उसके लिए एक होस्ट सेल है, तो काइंड ऑफ परजीवी की तरह। परजीवी क्या होते हैं, जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, पैरासिटिक इन नेचर होते हैं वो। तो क्या कर रहा है, लंग्स की सेल का यूज करके खुद को डिवाइड कर रहा है। तो कभी कभी इसको हम सेमी लिविंग भी बोल देते हैं, सेमी लिविंग। वैसे तो नॉन लिविंग इसको हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। यहां पर देख लेते हैं, दे आर प्रोकैरियोट, दे लैक ट्रू न्यूक्लियस एट मेम्ब्रेन बाउंड एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इंस्टेड दे हैव न्यूक्लियोइड, देयर जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड जीनोफोर। यूनिसेलुलर एंड नॉन लिविंग एंटिटी होते हैं, ठीक है। ये भी डिवाइड ऑन इट्स ओन, ये अपने आप में डिवाइड करते हैं, इनको होस्ट सेल की जरूरत नहीं होते हैं। पैरासिटिक भी हो सकते हैं, यानी कि किसी पे आश्रित हो सकते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, या सैप्रोफाइटिक नेचर भी हो सकते हैं, यानी कि डेड एंड डिकेइंग मैटर में अपना खाना जो है उससे निकाल सकते हैं, जिस तरह से हमारा ब्रेड मोल्ड यानी राइजोपस, जो ब्रेड की फंगस होती है, वो निकालती है। अब हम जब एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक तरह की फूड चेन पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं डीएफसी, डेट्रिटस फूड चेन। तो वहाँ पर देखेंगे बैक्टीरिया लोग ये सब स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर फूड चेन को, बिकॉज सैप्रोफाइट होते हैं बैक्टीरिया एंड फंगस। खैर उसको छोड़ दीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, एंटीबायोटिक्स कैन बी यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, बट वायरस कैन नॉट बी, वायरल डिजीजेस कैन नॉट बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक। यानी हमें अगर बीमारी हो जाती है किसी बैक्टीरिया की वजह से, तो उसको एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन वायरस से की वजह से होने वाली बीमारी को ट्रीट नहीं किया जा सकता। इसका कारण क्या है, इसका कारण होता है कि क्यों ट्रीट नहीं किया जा सकता है, बिकॉज जो एंटीबायोटिक्स होती हैं दे वर्क अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। तो जो बैक्टीरिया सेल वॉल बनाते हैं, हमें पता है पेप्टिन की बनी होती है, तो जब वो बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को वो होने ही नहीं देते एंटीबायोटिक, तो वो डिजीज ही वहीं स्प्रेड होना बंद हो जाती है। लेकिन क्योंकि वायरस जो होते हैं उनके पास तो सेल वॉल बनाने की ऐसी कोई प्रक्रिया होती ही नहीं हो, तो फॉलो नहीं करते हैं, तो करोगे क्या। जैसे कि नहीं है वो फिल्म आई थी कौन सी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो उसमें मुझे नाम तो याद नहीं है, एक जो बंदा नहीं होता उसमें जो बोलता है बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तो वो बंदा एक छोटे लड़के से पूछता है कि बेटा तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है, तो पता नहीं क्या बोलता है, सरदार खान की मौत, है ना। तो फिर बोलता है सरदार खान तो मर गया। तो वही टाइप है कि जो एंटीबायोटिक आप लोगे कि भाई हम वायरल क्यों ले रहे हैं एंटीबायोटिक, वायरल डिजीज खत्म करने के लिए, लेकिन वायरस बोलेगा हम तो सेल वॉल बनाते ही नहीं है। तो इसी तरह, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और एंटीबायोटिक्स की अगर बात करेंगे तो पहली एंटीबायोटिक किसने बनाई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने बनाई थी, और उसका नाम था पेनिसिलिन। और कमेंट में आप बताएंगे कि जो पेनिसिलिन है ये किससे डिराइव करी गई है, किससे डिराइव करी गई है, मैं आपको मल्टीपल टाइम्स हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ये वायरस के डिफरेंट शेप्स होते हैं, हेलिकल, कॉम्प्लेक्स, स्फेरिकल, ठीक है। मेनली तो इस तरह का होता है, स्फेरिकल होगा, और ये इस तरह से जैसे नहीं है आलू में हमने देखे थे कि उसके बर्ड्स होते हैं यानी आइज जिसको हम बोलते हैं, उसी तरह का। और ये होता है जिसका वो वायरस जिसका स्ट्रक्चर पॉलीहेड्रल टाइप का होता है उसको एडिनो वायरस बोलते हैं, ध्यान रखना। जिसका स्ट्रक्चर पॉलीहेड्रल होता है उसको एडिनो वायरस बोलते हैं। जिसका कॉम्प्लेक्स अजीब सा होता है उसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। और ये टोबैको मोज़ैक वायरस है, जो टोबैको का जो प्लांट होता है ना, जो तम्बाकू का होता है, उसको इफेक्ट करता है, टोबैको मोज़ैक बोलते हैं। और ये हेलिकल स्ट्रक्चर का होता है। मेनली जो इन्फ्लुएंजा होता है, अभी इन्फ्लुएंजा को हम देखेंगे एविल इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स बोलते हैं। जो इन्फ्लुएंजा होता है उसको एविल इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार, क्योंकि स्टार की तरह थोड़ा ऐसे दिखता है, स्टार शेप का, इसलिए इसको बोलते हैं। बाकी एडिनो वायरस पॉलीहेड्रल नेचर का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जो निमोनिया जो होती है, तो निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, वायरस की वजह से भी होता है। तो उसका जो निमोनिया का वायरस होता है वो पॉलीहेड्रल नेचर का होता है वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, कॉम्प्लेक्स नेचर का, तो बैक्टीरियोफेज। वहीं अगर हम बात करें बैक्टीरियाज की, तो बैक्टीरिया ध्यान रखना है बड़े होते हैं साइज में, लगभग 2 माइक्रोमीटर के होते हैं लेंथ में, और डायमीटर में 0.5 माइक्रोमीटर। आप देख सकते हैं बैक्टीरिया बड़े होते हैं साइज में, वहीं वायरस छोटे होते हैं काफ़ी। ये लिविंग और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, बट मेनली इनको लिविंग ट्रीट करते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक गलती से नॉन लिविंग लिख गया है, क्या टाइपो हो गया है, ठीक है, नहीं ठीक है, तो यूनिसेलुलर और लिविंग है, सही लिखा है, वायरस और नॉन लिविंग है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना आपका वायरस नॉट लिविंग है। बाकी तो और आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बस साइज यहाँ से निकालना है आपको कि बड़े होते हैं लगभग 1000 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। तो नैनोमीटर में याद कर लो, और ये माइक्रोमीटर में लिखा हुआ है 2 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब होता है 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। तो बड़े होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं। तो स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनको कोकस बैक्टीरिया बोलते हैं, स्टेफिलोकोकस अभी देखेंगे, जो हमारे मुहासे होते हैं ना, मुहासे, वो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। तो उसका जो बैक्टीरिया होगा स्टेफिलोकोकस वाला, वो इसी टाइप का होगा, स्फेरिकल टाइप का होगा वो। रॉड लाइक होता है बैसिलस, ठीक है, इसको बैसिलस बोलते हैं। जो स्पाइरल शेप का होता है उसको स्पिरिलियम बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ चुका है इस पे, कोकस बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है, बैसिलस का कैसा होता है, और स्पिरिलियम का तो खैर क्या ही पूछेगा, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्पाइरल शेप का होगा, घुमावदार टाइप होगा थोड़ा सा। यहाँ तक अब किसी का अगर कोई डाउट है तो पूछें। अभी भाई इस पे फोकस कर लो लेक्चर पे, बाकी बातें हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अभी लेक्चर पे फोकस कर लो, नहीं तो दोनों नहीं हो पाएगा ढंग से, ठीक है। और पेनिसिलियम जो पेनिसिलिन जो फंगस है उससे डिराइव हुई है, ठीक है, फंगस से, कवक से।
चिरकुट वो पेनिसिलिन वाला बता दो। चिरकुट बहुत मार खाओगे तुम, रोज आते हो क्लास में और बोल रहे हो कि पेनिसिलिन वाला बता दो। चलो पहली बार आए हो तो कहने को झांसी कब आओगे। वो नॉर्मल वायरस होता है, एच उसको गांजे वाला जी को एच उसका कुछ नाम नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कोविड-19 वाला जो वायरस हुआ था ना, वो रेट्रो वायरस था, उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए का ही बना हुआ था। अब आते हैं वो डिजीजेस जो कि वायरस की वजह से होती हैं, उसको हम पढ़ेंगे। बाकी इसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं पहले ही जो लिखा हुआ है। तो डिजीजेस कॉज्ड बाई वायरस, इसको हम इस तरह से याद रखते हैं। किस तरह से? डॉक्टर मिश्रा बेस्ट हैं, ठीक है। ये डॉक्टर मिश्रा, ठीक है, मिश्रा बेस्ट हैं एमपी वाले। तो एमपी के कोई डॉक्टर हैं डॉक्टर मिश्रा जी, तो वो बेस्ट हैं एकदम, ठीक है। तो डॉक्टर से हो जाएगा डेंगू या डेंगी, जो भी आप प्रोनाउंस करो। एम से मीजल्स, इसको खसरा बोलते हैं। आई से इन्फ्लुएंजा, एस से स्वाइन फ्लू, एच से हेपेटाइटिस, आर से रेबीज, ए से एड्स, बी से बर्ड फ्लू और ई से एंसेफेलाइटिस, एस से स्मॉल पॉक्स, टी से कुछ नहीं है, एम से मम्स जिसको कि हिंदी में गलसुआ बोलते हैं और पी से पोलियो। अब इनमें से ऑलमोस्ट सभी के बारे में हम देखेंगे एक एक करके, एक्सेप्ट इक्का दुक्का, लेकिन सबके बारे में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हेपेटाइटिस से। हेपेटाइटिस एक्चुअल में 5 प्रकार का होता है, यहाँ तो 3 लिखे हुए हैं, ए बी सी डी ई। ये ए बी सी डी ई क्यों बोलते हैं हेपेटाइटिस को? ऑन द बेसिस की ट्रांसमिशन किसके थ्रू हो रहा है, यानी हेपेटाइटिस का वायरस हमारे बॉडी में किसके थ्रू एंटर कर रहा है। अगर खाने से एंटर कर रहा है तो उसको हेपेटाइटिस टाइप ए बोलते हैं। अगर ये बॉडीली फ्लूइड के थ्रू एंटर कर रहा है, बॉडीली फ्लूइड मतलब सेक्सुअल, जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है या फिर ब्लड के थ्रू, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, तो वो हेपेटाइटिस बी होता है। अगर इन्फेक्टेड ब्लड से हो रहा है स्पेसिफिकली, बॉडीली फ्लूइड में मेनली अगर हम सेक्सुअल जो फ्लूइड होते हैं उनकी अगर बात करें, और अगर ब्लड से हो रहा है इन पर्टिकुलर, तो या हेपेटाइटिस सी का कहलाया जाता है। मेनली जो होता है वो हेपेटाइटिस ए होता है। मेनली से मेरा मतलब है जो ज़्यादातर अक्सर सुनने को मिलता है हेपेटाइटिस, तो वो एक्चुअली फूड के थ्रू ट्रांसमिट करता है, हेपेटाइटिस ए बोलते हैं। और ये किसको इफेक्ट करता है? तो इट अफेक्ट्स द लिवर, यानी जो हमारा यकृत है, जो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है, वो ग्लैंड जो हमारा रीजनरेशन की कैपेबिलिटी रखता है, रीग्रोथ की कैपेबिलिटी रखता है, और किन स्पेशलाइज्ड सेल की वजह से रखता है, जो राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में प्रेजेंट है और रेडिश ब्लू कलर का है ये, ठीक है। सॉरी, रेडिश रेडिश डार्क रेडिश कलर का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हेपेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। इंडिया की जो पहली इंडिजिनस का मतलब है स्वदेशी, जो हमने खुद बनाई हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है हेवीश्योर, जो अभी पिछले साल या फिर साल के शुरुआत में इसको वो किया गया था, बनाया गया था हेवीश्योर को, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे लिवर को इफेक्ट करता है, और इसका एक जो सिम्टम होता है वो जॉन्डिस भी होता है। इसका एक जो सिम्टम होता है वो जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस में क्या होता है? जॉन्डिस बीमारी में इसको पीलिया भी बोलते हैं, येलो फीवर है ना। हमारी बॉडी पीली होने लगती है, क्यों? क्योंकि लिवर क्या सेक्रीट करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने इस चीज़ को पढ़ा था कि लिवर बाइल जूस को सेक्रीट करता है। वो बाइल जूस जो मीडियम को बेसिक बनाता है, जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। तो ये बाइल जूस, ये बाइल के जो पिगमेंट्स होते हैं, अगर हमारे बॉडी में फैल जाए थ्रू ब्लड, तो बॉडी जो है पीली पीली होने लगती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पीलिया। इसी बाइल पिगमेंट की वजह से जो हम एक्सक्रीट करते हैं, जो हमारा मल होता है, ठीक है, वो भी, ठीक है, सॉलिड वेस्ट, वो भी येलो कलर का होता है। हमने पढ़ा था बिलिरुबिन, यूरोक्रोम या फिर यूरोबिलिन की वजह से जो यूरिन है उसका कलर पीला होता है। तो यू से यूरोक्रोम, यूरोबिलिन, और यू से यूरिन, और बिलिरुबिन की वजह से होता है हमारा जो सॉलिड वेस्ट होता है, जो इंटेस्टाइन के थ्रू पास होता है। तो येलो कलर उसको कौन देता है? यही देता है वो, ठीक है। तो जॉन्डिस, येलो फीवर। आगे बढ़ते हैं। तो जॉन्डिस अभी समझ गया, ये इफेक्ट करने लगता है लिवर को। ये क्या है ये बताएंगे जरा, ये जो लगा है ये क्या है? ये एक उंगली टाइप स्ट्रक्चर, तो ये हमारा गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली, जो स्टोर करके रखता है बाइल जूस को, है ना, गॉल ब्लैडर है ये। अब आते हैं मम्स, जिसको गलसुआ बोलते हैं। तो इट इज़ अ वायरल डिजीज दैट अफेक्ट दी पैराटिड सेलिवरी ग्लैंड्स, जो हमारा जॉ एरिया होता है, यानी जो हमारे चीक वाले सेलिवरी ग्लैंड जो सलाइवा सेक्रेट करते हैं उसको इफेक्ट कर देता है। और जो हमारा मुंह है वो सूज जाता है, गाल और जो जबड़े वाला एरिया है वो सूज जाता है। उसमें क्या क्या देखने को मिलता है? ड्राई माउथ, फीवर, जॉइंट में पेन होगा, हेडेक होगा, ये सारी चीज़ें। सिम्टम तो उतना नहीं पूछता, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है किसकी वजह से होता है, पैथोजन क्या होता है, और कहीं कहीं पे वायरस कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, बैक्टीरिया कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ये पूछता है आपसे। अब अगर हम बात करें फ्लू की, तो इट इज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा को क्या बोलते हैं? एविल इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स, बिकॉज इसका कुछ स्टार की तरह इस टाइप का शेप होता है इसका, ठीक, एविल इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार। बस अब आते हैं कॉमन कोल्ड पे। तो इट इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस। ये राइनो वायरस की वजह से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लू होता है इन्फ्लुएंजा की वजह से, फ्लू इन फ्लू, ठीक है। और जो कॉमन कोल्ड होता है वो राइनो वायरस की वजह से होता है। अब अंतर क्या होता है दोनों में? तो कॉमन कोल्ड की अगर कंडीशंस बहुत ही सेवियर हो जाएं, बहुत ही और खतरनाक होने लगे, तो उसको फ्लू बोल देते हैं, जो थोड़े लंबे टाइम तक रहता है कंपेयर टू कॉमन कोल्ड, और इसमें ज़्यादा दिक्कतें होती हैं फ्लू में, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, और ये राइनो वायरस की वजह से होता है। बस इसको याद कर लो, फ्लू से इन्फ्लुएंजा, और दूसरा वाला अपने आप राइनो वायरस हो जाएगा, कॉमन कोल्ड वाला, ठीक है। आगे बढ़ें। डिजीज कॉज्ड बाई वायरस, पोलियो, ठीक है। पोलियो पे आते हैं। टोटली इराडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, ठीक है। इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया जा चुका है 2014 में। ये किस वायरस की वजह से होता है? पोलियो माइलिटिस। पोलियो माइलिटिस ये किसको इफेक्ट करता है? किस पार्ट ऑफ बॉडी को इफेक्ट करता है? हिंट देता हूँ मैं आपको, माइलिन। कहीं पढ़ा था माइलिन? हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था माइलिन? तो हम न्यूरॉन का जब स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो आपको याद हो तो ये डेंड्राइट पढ़े थे, ये सेल बॉडी पढ़े थे, दैट इज साइटन। देन यहाँ पर एक्सन थी, यानी लंबी सी डंडी, ये नर्व एंडिंग थी, नर्व टर्नल बोल रहे थे, और यहाँ पर कोटिंग थी किसी चीज़ की, उसको बोल रहे थे माइलिन शीथ। जो क्यों बन रही थी कोटिंग? ग्लिया सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं, ग्लिया सेल्स वो बनाती हैं इस कोटिंग को। ग्लिया सेल्स न्यूरॉन से भी ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। तो कहीं ना कहीं किसको इफेक्ट कर रहा है? नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या थी? न्यूरॉन थी। समझ में आ गया? तो नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के जो पार्ट्स उनको इफेक्ट करता है। इसी वजह से अगर जिसको पोलियो होता है तो पैरालिसिस टाइप हो जाता है। आपने देखा होगा, अभी तो इरेडिकेट हो चुका है, लेकिन आपने हो सकता है बचपन में किसी न किसी को देखा हो, या फिर अभी भी जो लोग को काफ़ी पहले हो गया था। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था 2 अक्टूबर 1995 ऑनवर्ड, जिसके बाद से अभी तो काफ़ी कंट्रोल में ही है जो पोलियो है।
तो बोन जिंदगी के, है ना, इस तरह से पूरा वो कैंपेन चलता था। अभी आते हैं सर्वाइकल कैंसर। ये मैंने आपको जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये जो सर्विक्स रीजन है, सर्विक्स क्या होता है, सर्विक्स वो पार्ट होता है, वो एरिया होता है जो कनेक्ट करता है यूटेरस को, जिसको कि हम गर्भ भी बोलते हैं, है ना, गर्भाशय यहीं पे हमारा जो चाइल्ड है, ठीक है। तो ये जो है गर्भाशय, यहीं पे हमारा जो बच्चा होता है वो यहीं पे होता है, यूटेरस। तो इसको, ये वजाइना होता है नीचे, तो वजाइना को यूटेरस से कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं सर्विक्स। और सर्विक्स में कैंसरस टिश्यू, यानी इस तरह के टिश्यूज जो रैपिडली खुद में डिवाइड होने लगते हैं अनकंट्रोलेबल तरीके से, वो यहाँ पे आ जाते हैं, उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। और ये होता है किस वायरस की वजह से? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV, है ना। और इसको जो इंतरिम बजट पेश किया था निर्मला सीतारमण जी ने अर्ली पार्ट ऑफ ईयर में, यानी कि फेब के अराउंड में 2024 में इंतरिम बजट जब प्रस्तुत हुआ था, तो वहाँ पर इसकी बात उन्होंने जिक्र किया था। और उसी दिन ही पूनम पांडे ने पब्लिसिटी स्टंट भी मारा था, है ना, कि पूनम पांडे की डेथ हो गई, अपने हर एक इंस्टाग्राम वगैरह में हर जगह डलवा दिया कि डेथ हो गई, ठीक है। फिर अगले दिन आती नहीं, हम तो जिंदा हैं, ठीक है। हम तो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे सर्वाइकल कैंसर के रिगार्डिंग। खैर, तो इसके लिए टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि आप सर्वाइकल पॉजिटिव है नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो मतलब है आपको, नहीं नेगेटिव है तो मतलब आपको नहीं है वो चीज़। तो स्मीयर टेस्ट होता है इसके लिए। कौन सा टेस्ट? स्मीयर टेस्ट होता है। अगले पे आते हैं जो हमारा स्किन को इफेक्ट करता है, ये होता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, वेरिसेला जोस्टर जो वायरस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। स्मॉल पॉक्स इसी तरह होता है और इसके लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है वेरियोला वायरस। अंतर क्या होता है? स्मॉल पॉक्स में जो, जिनको छोटी माता बोलते हैं, वो एक साथ ही पूरी बॉडी में, हर डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में आ जाती हैं एक साथ ही। वहीं अगर बात करें चिकन पॉक्स में, तो एक साथ नहीं आती हैं, धीरे 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 डेवलप होना स्टार्ट होती हैं। पहले एक पार्ट ऑफ बॉडी को इफेक्ट करेंगे, दिन दूसरे को, दिन तीसरे को, धीरे धीरे हर बॉडी पार्ट को ये इन्फेक्ट करता है चिकन पॉक्स में अगर बात करें। वहीं ये जो है आपका स्मॉल पॉक्स, इसमें एकदम से ही पूरे सब में आ जाता है। सर जी, निर्मला सीतारमण जी को साइन में कैंसर के लिए बोले थे ना, पता नहीं यार। सर आप भी पूनम पांडे को जानते हो ना? ना, हम इस दुनिया के थोड़ी ना है, वीनस से आए हम तो। वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन की अगर बात करें तो वैक्सीन इसके लिए डिस्कवर करी थी एडवर्ड जेनर ने 1796 में। इंडिया ने इरेडिकेट कर दिया है, खत्म कर दिया पूरी तरह से स्मॉल पॉक्स को 1977, 1970 में, ठीक है। और एडवर्ड जेनर ने इसकी वैक्सीन बनाई थी। वहीं पोलियो की वैक्सीन किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी जॉन सॉक ने, बस ध्यान रखना। ये लाइव एटेन्यूएटेड आपको जरूरी नहीं है, जो वीक करके मतलब इम्यूनाइज होता ही है ना, कि इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करने के लिए वैक्सीन डाली जाती हैं। जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन मतलब जो वही मुंह में 2 बूंद जिंदगी के, आपने भी लिए होंगे, है ना। टेस्ट थोड़ा सा अजीब कैसा लगता था, टेस्ट कोई ऐसा कड़वा तो नहीं लगता था, थोड़ा न्यूट्रल टाइप रहता था ना, कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं थी। तो ये अल्बर्ट सैबिन ने इसको डिस्कवर किया था। ये लाइव एटेन्यूटेड का मतलब होता है कि उस वायरस को कमज़ोर करके डाल दिया जाता है, उसको बोलते हैं लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को एक तरह से काफ़ी बना देता है, ठीक है। तो ये इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जॉन साक, ठीक है, जॉन साक नहीं होगा, जोनास साक होगा, ठीक है। जोनास साक, जॉन साक नहीं, जोनास साक, ठीक है। और अल्बर्ट सेबिन, बस ये नाम मत भूलना जोनास साक का, चाहे भले अल्बर्ट सेबिन का भूल जाओ। और यहाँ पर किसका नाम है? एडवर्ड जेनर का। अभी आते हैं डेंगू, जो अगेन वायरस की वजह से होती है। सर हमने तो सुना था मच्छर की वजह से होती है। बेटा मच्छर जो होता है ना, मच्छर ये पहुँचाता है, जैसे मान लो कि इस बंदे को जिसके ये काट रहा है, जैसे खून चूस रहा है, खून क्यों चूस रहा है? क्योंकि उसको प्रोटीन चाहिए। अब ये ध्यान रखना कि जो खून चूसता है, जो भी मच्छर, हमेशा वो फीमेल ही होता है वो, ठीक है। अब अपने रेसिस्ट कमेंट मत डालने लग जाना, है ना, कि फीमेल तो ऐसे ही होती हैं, वैसे होती हैं, ठीक है। तो फीमेल, ये जो मच्छर है जो डेंगू करता है, लिखा हुआ है फीमेल एडीज एजिप्टी मस्कीटो। ये क्या करेगा? अगर इस बंदे के अंदर, जिसको भी काट रहा है, जिससे खून चूस रहा है, डेंगू का अगर वायरस होगा और इसने अपने अंदर ले लिया उसको, और देन किसी और को काटेगा नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को, तो उसको इन्फेक्शन फैल जाएगा वहाँ से, उसका जो लार्वा के थ्रू जो वायरस है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो इनको बोलते हैं वेक्टर, वाहक। ये पैथोजन होते हैं कारक, पैथोजन होते हैं कारक, और ये होते हैं वाहक, जो वायरस को उठा के एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ले जाएंगे। क्लियर है? ये जो वायरस होते हैं, ये एक फैमिली ऑफ वायरस होती है जिनको हम बोलते हैं फ्लैवी वायरस फैमिली से बिलोंग करते हैं इनके वायरस, ठीक है। तो आएगा भी, अगर पूछेगा भी तो फ्लैवी वायरस ऑप्शन में होगा, ठीक है। तो वेक्टर कौन है इसका? एडीज एजिप्टी। और यही सेम वेक्टर चिकनगुनिया का भी होता है। चिकनगुनिया भी आपका वायरस की वजह से ही होता है, वही फ्लैवीवाइट फैमिली से ही बिलोंग करता है। और चिकनगुनिया भी एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने की वजह से ही होता है। रेबीज आपने सुना होगा, कुत्ते ने काट लिया, 14 इंजेक्शन लगेंगे, पहले लगते थे, लेकिन अब तो खैर शायद 3 में ही काम चल जाता है। मुझे भी एक बार काट लिया था, ऐसे क्रिकेट में खेल रहा था, तो जहाँ पर खेल रहा था मैं, तो उन्हीं का ही कुत्ता था, तो उसी ने जो है काट लिया। कुत्तों से मुझे काफ़ी तो काट लिया, तो फिर किसी मतलब पड़ोस की आंटी ने बताया मिर्ची विर्ची लगा दो, पता नहीं क्या, तो वो जल्दी से लगाया। फिर मम्मी रोज़ लेके जाती थी, रोज़ नहीं, मुझे याद है 3 ही बार गए थे, ऐसे पतले पतले इंजेक्शन होते थे, वहाँ पे लगे थे, कानपुर में होंगे जिनको पता होगा, उसला था शायद उसी में लगे थे, तो वहीं पे ही हम। और फिर मम्मी पता नहीं जब वहाँ से आते थे तो ऐसे कोई ठिलिया होती थी, उसमें मटके में कुछ भर के रखते थे, पता नहीं बढ़िया सा, वो फिर मम्मी खिलाती थी, वो काफ़ी बढ़िया लगता था। पुरानी यादें ताजा हुई यार रेबीज़ की वजह से। लेकिन हाँ, मुझे रेबीज़ नहीं है, क्योंकि मुझे इंजेक्शन लग चुके थे। तो ये होता है लिस्सा वायरस की वजह से। लिस्सा वायरस ध्यान रखना, ये किसको अफेक्ट करता है? ये भी हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम इज अफेक्टेड, और इससे क्या होने लगता है? पानी से डर लगने लगता है, यानी कि हाइड्रोफोबिया। अच्छा बताओ, अंधेरे से डर को क्या बोलते हैं? पढ़ा होगा ना तुम लोग इंग्लिश में, 1 वर्ड में, तो हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, इससे पानी से डर लगने लगता है। अब आते हैं एड्स में, ठीक है। एड्स विच स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आज नहीं खत्म होगा, कल खत्म होगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। सर दे दनादन परमार सर को काटने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। नहीं, मैं दे दनादन नहीं काटा था, थोड़ा सा ही, मतलब वो पालतू कुत्ता था, थोड़ा सा दांत टाइप लगे थे, लेकिन मम्मी रिस्क लेने के मूड में नहीं थी।
क्या काफ़ी दूर पड़ता है हमारे घर से जो हॉस्पिटल, लेकिन मम्मी पूरी जद्दोजहद करके ले जाती थी। तो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यानी कि सेक्सुअल जब कॉन्टैक्ट होता है तब फैलता है ये। और वायरस कैसे फैलता है, कौन सा वायरस है, HIV, विच स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को खत्म कर देता है, इसीलिए इसको इम्यूनो डिफिशियंसी, यानी इम्यूनिटी डेफिशिएंट हो जाते हैं आप। और इसी वजह से जब ये आपको होता है ना एड्स, तो एक्चुअल में किसी ऐसा नहीं होता कि एड्स से कोई बीमारी हो जाती है। एड्स जब होता है तो जब अगर कोई भी बीमारी होती है आपको, तो क्योंकि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम एकदम खत्म हो चुकी होती है, तो आपको तुरंत अफेक्ट करती है और काफ़ी एक्सट्रीम लेवल में अफेक्ट करती है। तो तुरंत अफेक्ट हो रहे हो, कुछ भी हुआ, कुछ भी हो गया, मान लो कि मुझे कुत्ते ने काट लिया, ठीक है, रेबीज़ हो गया एकदम से, वो रेबीज़ इतना जल्दी होगा, इतना भयंकर इंपैक्ट करेगा ना कि डेथ तक हो सकती है तुरंत। तुरंत नहीं मतलब और तुरंत मतलब इन दी सेंस कि काफ़ी कम टाइम में, ठीक है। डेथ ड्यू टू द वीक इम्यून सिस्टम। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे कैसे फैलता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है, तो सेक्स के टाइम पे, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे मान लो कि नहीं, जब बोलते हैं कि इन्फेक्टेड सिरिंज नहीं से खून नहीं डालना चाहिए, फिर एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, तो वो सारे काम इसीलिए प्रोहिबिटेड हैं। या फिर जब हम जाते हैं बाल कटवाने, तो बोलते हैं ना कि छुरे में ब्लेड चेंज करवा लेना, चेंज करवा लेना चाहिए, इसीलिए क्योंकि अगर मान लो इन्फेक्टेड पर्सन के अगर वो कट लग गया होगा और उससे तुमको भी अगर कट लग गया तो ये दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इस वजह से तो अपना लेके मतलब उससे बोल दें, और अगर नहीं वो मानता है और उसका ईगो हर्ट हो जाता है कि बढ़िया है, तो फिर अपना खुद का ब्लेड लेके जाएं, ठीक है। फ्रॉम मदर टू बेबी भी फैल सकता है, ठीक है। एलिसा टेस्ट इसके लिए होता है, इसको डिटेक्शन के लिए, जैसे स्मीयर टेस्ट था आपका HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है कि नहीं, यानी सर्विक्स को देखने के लिए, उसी तरह इसके लिए होता है एलिसा टेस्ट, विच स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एड्स एड्स की अवेयरनेस के लिए दिन सेलिब्रेट किया जाता है 1 दिसंबर को। अब आते हैं बैक्टीरिया की वजह से होने वाले डिजीजेज। अब किसी को अगर कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ जावें, जल्दी से पूछो। किसी को यहाँ तक कोई डिजीज कोई दिक्कत? हम्म, चलो, तो नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब बैक्टीरिया की वजह से होने वाले डिजीज़ को हम ऐसे याद रखेंगे कि टू टू ठीक है, टू टू गोल गोल टू गोल गोल पोटैटो के चिप्स हैं, पोटैटो के चिप्स हैं, ठीक है, चिप्स दो, टू गोल गोल पोटैटो के चिप्स दो है, तो ऐसे याद कर लो। या फिर हिंदी वालों के लिए बता देते हैं, हिंदी वालों के लिए ऐसे याद कर सकते हो, हिंदी वालों के लिए ट्रिक होती है ऐसे कि पंडित का टीका न्यू है, ठीक है। पंडित जी का जो क्या है, पंडित का क क क क क क से काली खांसी, यानी कि वोपिंग कफ, पंडित का टीका न्यू है, न्यू है। काफ़ी टाइम हो गया हिंदी लिखे हुए, हिंदी वाली मैडम देख लेना, अब ये डंडा उठा के पीटने लगे। खैर, पंडित प पे आते हैं, प्लेग, ठीक है, प से प्लेग हो जाएगा, इंग्लिश में तो लिखा हुआ है, हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है। डिप्थीरिया हो जाएगा, इसे कैसे लिखेंगे, डिप्थीरिया। और ट से टाइफाइड कर लो, ठीक है, टेटनस कर लो, कुछ भी, क्या लिखेंगे इसको, टाइफाइड, इंग्लिश में लिख देते हैं तो समझ में आ जाएगा ना, ठीक है। का से काली खांसी, जिसको इंग्लिश में वोपिंग कफ बोलते हैं, वोपिंग कफ, ठीक है। और टी से हो जाएगा आपका, टी से टेटनस कर लो, टाइफाइड तो हो गया, टेटानस। और क से कुष्ठ रोग, जिसको लेप्रेसी बोलते हैं, ठीक है, कुष्ठ रोग, लेप्रेसी, वो कर लो। न्यू से निमोनिया कर लो, ठीक है, निमोनिया ध्यान रखना, न्यूमोनिया में लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, वायरस की वजह से भी होती है ये, ठीक है, कुछ कुछ केसेस में। और ऐसे हैजा हो जाएगा, ठीक है, कॉलरा। यहाँ पर देख सकते हैं टेटनस, वोपिंग कफ, गोनोरिया, लेप्रेसी, निमोनिया, टाइफाइड, एंथ्रैक्स, TB, कॉलरा, प्लेग, साइफिलिस और डिप्थीरिया। कुछ और भी हैं जैसे कि ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो अभी देखेंगे, ठीक है। तो क्लियर है, ये ट्रिक है आपकी, वो आप आराम से याद करेंगे, लेकिन हम पहले डिजीज़ के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे कौन सा बैक्टीरिया है, किस तरह से अफेक्ट करता है, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से, आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा लंबे समय के लिए, क्योंकि हमें इसको लंबे समय तक याद रखना है, ठीक है। तो ट्रिक से तो आप याद ही कर लेंगे, PPT आपको मिल ही जाएगी। प्लेग पे आते हैं सबसे पहले, तो डेथ ड्यू टू प्लेग इज नोन एज ब्लैक डेथ। क्यों? शरीर में जो है काले काले से छाले से पड़ने लगते हैं, ब्लिस्टर्स पड़ने लगते हैं, शरीर धीरे धीरे पूरा काला होने लगता है, तो ब्लैक डेथ बोलते हैं। 1897 से लेकर 1906 के बीच में इंडिया में एकदम भयंकर प्लेग महामारी फैली थी, प्लेग की 12 मिलियन, 1 करोड़ 20 लाख लोगों की डेथ हुई थी इंडिया में, सिर्फ इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। और चलो अभी तो हिस्ट्री पढ़ा नहीं है, नहीं तो पूछते हैं आपसे वॉइस गवर्नर जनरल के बारे में। कॉज बाई यसीनिया पेप्टिस, ठीक है, तो यसीनिया पेस्टिस की वजह से ये बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से प्लेग होता है, ठीक है। लेप्रेसी, कुष्ठ रोग बोलते हैं इसको, हम हैंसेंस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे करके जो बैक्टीरिया होता है इसलिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेनली ये स्किन को इफेक्ट करता है, जिसको कुष्ठ रोग बोलते हैं हिंदी में, स्किन को इफेक्ट करता है लेप्रेसी। कॉलेरा, विब्रियो कॉलरे रिस्पॉन्सिबल होता है, वाटर बॉर्न डिजीज होती है, यानी कि पानी से फैलती है। जैसे आपने कोई कहीं गंदा पानी पी लिया, तो गंदे पानी में अगर वो विब्रियो कॉलरे है, आपके इंटेस्टाइन में तुरंत जाएगा सीधा, वो बस अपना वो दिखाएगा सर। इसको हम ब्लू डेथ के नाम से भी जानते हैं, कॉलरा की वजह से जो डेथ होती है उसको ब्लू डेथ भी बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये मेनली कहाँ पर इफेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इंटेस्टाइन्स हैं उनको इफेक्ट कर रही है, ठीक है, इंटेस्टाइन्स को, आंतों को। ब्रोंकाइटिस पे भी आई है, ब्रोंकाइटिस नाम से ही पता चल रहा है, ब्रोंकस ब्रोंक्योल्स जो होते होंगे उनको इफेक्ट करता होगा ये। अगर आपको याद हो तो जैसे ये हमारे लंग्स थे, तो हम लोगों ने पढ़ा था पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, सांस लेते हैं, सांस लेते हैं, तो ये पहले तो ये हमारी नोजल कैविटी, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, ये ट्रैकिया हो गया। ये क्या है, ये लाइन लाइन क्या दिख रही है, बताओ जल्दी से क्या है ये ट्रैकिया है, ये विंड पाइप, ये डिवाइड हो जाते हैं किसमें,
ब्रोंकाई में ब्रोंकस देन फर्दर ब्रोंकियोल्स में तब्दील हो जाते हैं। तो ये जो ब्रोंकस है ना, ब्रोंकस के अंदर अगर इन्फेक्शन हो गया तुम्हें तो उसी को ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। बॉर्डेटेला पर्टूसिस करके बैक्टीरिया होता है। समझ में आई? बैक्टीरिया सबको पता, ब्रोंकस सबको पता है ना। ब्रोंकस में गोल गोल क्या लगे ये गुब्बारे से, तो ये होता है, ये जो ये लाइन लाइन से बनी इनको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं, जो कि सो दैट ट्रैकिया जो हमारा जो वेंट पाइप है वो कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए है वो। और ये है एल्वेलाई जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ट्यूबरकुलोसिस विच इन शॉर्ट इज ऑल्सो नोन एज टीबी, ये किसकी वजह से होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। अब इसमें क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, अगर आप ये समझ जाओ कि टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बोलोगे सर टीबी का फुल फॉर्म लिखा तो है ट्यूबरकुलोसिस, टी से ट्यूब और बी से बरकुलोसिस, मारेंगे झापड़ भी। टी से ट्यूबरकुलोसिस होता है और बी से ब्रोंकाइटिस होता है, ध्यान रखना। ट्यूबरकुलोसिस ब्रोंकाइटिस को ही टीबी बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस ब्रोंकाइटिस इज इन शॉर्ट कॉल्ड एज टीबी। तो यानी कि जब आपके ये ब्रोंकाइटिस बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो जाते हैं तो सेवियर लेवल पे चला जाता है और उसको हम टीबी बोलते हैं। आपके इसमें एल्वेलाई इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वो निमोनिया में जाके होते हैं। निमोनिया में एल्वेलाई जो है ना ये गुब्बारे से, ये उसमें इफेक्ट होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा म्यूकस, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लेवल का जमा होने लगता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और इसके लिए जो वैक्सीन बनी होती है वो है बीसीजी वैक्सीन, विच स्टैंड्स फॉर बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन। ठीक है, बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन। निमोनिया पे आते हैं। अब निमोनिया किसकी वजह से होता है? स्टेप्टोकोकस, याद है कोकस, अभी याद आया? कोकस किस शेप का होता है? कोकस बैक्टीरिया। तो स्टेप्टोकोकस निमोनिया के वायरस की वजह से होता है। ये किसको इफेक्ट करता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही इफेक्ट करता है, जैसे ब्रोंकाइटिस कर रहा था, टीबी कर रहा था, लेकिन इनको इफेक्ट करता है। हेल्दी एल्वेलाई है ये, और ये निमोनिया के एल्वेलाई है। क्या हो गया? इनमें काइंड ऑफ फ्लूइड भर गया है निमोनिया में, खासकर सर्दियों के टाइम पे ज़्यादा होता है ये। ठीक है, एयर स्पेस फिल्ड विद फ्लूइड से भर जाता है वो, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, इसको बोलते हैं निमोनिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें। किसका कॉल आ रहा है? एक सेकंड रुकेंगे। हेलो, चलो ठीक है। तो स्फेरिकल शेप का होता है, बिल्कुल सही सभी लोगों का। डिप्थीरिया पे आते हैं। डिप्थीरिया जो हमारा यह पार्ट देख पा रहे होंगे आ करने पे, यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि ये जो फैरिंग्स लैरिंग्स वाला जो हिस्सा है यहाँ पर अंदर मुंह के, इस तरह से अगर आपका इन्फेक्शन फैल जाए तो उसको डिप्थीरिया बोलते हैं। कॉरिनिया बैक्टीरियम डिप्थीरिया। अच्छा, कौन सी डिजीज थी जब हमने पढ़ा था कल? 3D डिजीज, जिसमें डिप्थीरिया भी आता है, डायरिया भी आता है उसमें। डिप्थीरिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस। डायरिया आपको पता है क्या होता है? डायरिया में आपको लूज मोशंस लगने लगते हैं। ये भी वाटर या फिर फूड बॉर्न डिजीज होती है, यानी कि अगर आपने इन्फेक्टेड ऐसे को गंदा कहीं बाहर का खाना खा लिया फिर पानी पी लिया तो डायरिया हो जाता है। ये ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक। पेप्टिक अल्सर क्या होता है? पेप्टिक अल्सर पेट में छाले पड़ जाएं। पेट में एक्चुअली में या तो पेट में या पेट के आगे बढ़ेंगे तो क्या आता है? स्फिंक्टर मसल, और स्फिंक्टर मसल के आगे आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, 3 पार्ट में डिवाइड किया था अपन ने, डुओडेनम, जेजेनम और इलियम, याद है ना सबको? इसके बाद खाना कहाँ जा रहा था पेट के बाद? छोटी आंत में जा रहा था स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू। तो डुओडेनम पहला पार्ट था, जेजेनम दूसरा और इलियम तीसरा। तो डुओडेनम में भी यहाँ पे अल्सर हो जाते हैं, डुओडेनम में या स्टमक में पेप्टिक अल्सर। हेलिकोबैक्टर पाइलेरी की वजह से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया बस याद रखना है, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा जिसमें जो है लोड लेने की जरूरत नहीं है। टाइफॉइड पे आता है। तो टाइफॉइड होता है सैल्मोनेला टाइफाई की वजह से। टाइफाइड में क्या होता है? बुखार आना, हेडेक, मतलब सिर दर्द करना, ठीक है, थकान होना, ये होता है सैल्मोनेला टाइफाइड भी आपका जैसे मैंने बताया था कि आपने से आई थिंक पीछे भी था, ठीक है, कि आपने कहीं से गंदा पानी पी लिया, वाटर बॉर्न डिजीज है। कॉलरा भी इसी तरह से होता है, विब्रियो कॉलरा, आई थिंक पीछे हम लोग देख चुके हैं खैर कॉलरा। तो इसके सिम्टम्स क्या है? इसमें डायरिया ज़्यादा लगते हैं, वॉमिटिंग होती है। इसमें उतना ज़्यादा डायरिया वॉमिटिंग कम होती है, थोड़ा टाइफाइड में उतना ज़्यादा नहीं होता डायरिया और वॉमिटिंग। इसमें फीवर और पूरे शरीर में एकदम टूटन सी मचती है। कॉलरा में डायरिया वॉमिटिंग, यानी जल्दी से बॉडी का रेस्पॉन्स क्या होता है कि जल्दी से इस विब्रियो कॉलरा को बाहर निकाला जाए बॉडी से। एक्ने आते हैं, जो आप में से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम रहती है। कितने लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम रहती है? तो एक्ने जो होता है स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसको हम मुहासे बोलते हैं, अगेन कोकस। ठीक है, ये अपन को हो, अच्छा ठीक है। और यहाँ पर एक टेस्ट ध्यान रखना, एंड दैट इज यस विडाल टेस्ट। ठीक है, इसके लिए जो टेस्ट होता है, स्मीयर टेस्ट होता है सर्विकल के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए, एलिसा टेस्ट होता है आपका एड्स के लिए, उसी तरह ही होता है विडाल टेस्ट इसके लिए। ठीक है, टाइफॉइड के लिए, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं फंगस यानी कवक की वजह से होने वाली बीमारियाँ। पहले ये बताइए कि बैक्टीरिया वाले में तो किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम या फिर इशूज़ नहीं है? जल्दी से। हम्म। अनूप क्या गुरु जी भाई क्या? वो जो आप पूछ रहे हैं वो बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। ठीक है, पाइल्स का जो समस्या होता है। चलो, तो अभी आते हैं फंगस पे आते हैं। फंगस, ठीक है, कवक की वजह से होने वाली बीमारियां। तो इसको हम याद करते हैं बरसा से। बी से बाल्डनेस, यानी कि जिन लोगों को गंजापन हो जाता है। अब गंजापन क्यों होता है? मेनली तो हमें होता है जैसे कि डैंड्रफ हो गया, तो डैंड्रफ से धीरे धीरे ऑल क्लियर, बस ये याद नहीं रहता। याद रहने के लिए ही तो बताएं आपको ट्रिक, और वो जो हमने देखा था डॉक्टर मिश्रा वाला या फिर ये 2 पोटैटो चिप्स वाला, इसलिए तो मैंने आपको बताया ये सब। सर नो सर क्लियर है, बट कुछ कुछ डाउनलोड होकर डिलीट हो जाता है। तो भैया डाउनलोड होकर डिलीट हो जाता है तो वो तो आपका काम है ना याद करना। अगर यहीं सब डाउनलोड हो जाएगा तो जितने लोग 5,000 लोग देख रहे हो सबको ही फिर पेपर तो क्लियर कर लोगे आराम से। वो तो लाइव देख रहे हो 5,000, इसके बाद रिकॉर्डिंग देखेंगे इतने लोग, खुद ही सोचो।
डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा? तो डिफरेंस तो यहीं क्रिएट होता है ना कि आप अपने से एफर्ट कितना डालते हो। अब इसके बियॉन्ड मैं क्या कर सकता हूँ, कि आप ही बताओ। मैट्रिक बना के ला रहा हूँ मैं, पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन हो सके हो जाए। खुद से तो थोड़ा एफर्ट मारना ही पड़ेगा, है कि नहीं? फंगस की अगर बात करेंगे तो बरसा इसका ट्रिक है। बी से बाल्डनेस है, ए से एथलीट्स फुट है, आर से रिंगवॉर्म है, एस से स्केबीज है और ए से अस्थमा है। बाल्डनेस गंजापन फंगस हो गया, ठीक है। जो फंगस होता है, सॉरी, जो डैंड्रफ हो गया, तो डैंड्रफ क्या है? फंगस है ना। एथलीट फुट, तो जो लोग बहुत ज़्यादा रनिंग वगैरह करते हैं, एथलीट्स होते हैं, तो उनके ऐसे जो फुट होता है, उनके ऐसे उंगलियों के बीच में पूरे मतलब अजीब अजीब से ऐसा ऐसा लगता है छिल गई है स्किन, ठीक है। वो एक्चुअली पूरा फंगस होता है, एथलीट फुट डिजीज बोलते हैं। रिंग वॉर्म खास करके उंगलियों के बीच में देखने को मिलता है, ऐसा रिंग सा पड़ जाता है। एक आता नहीं था, एक एडवर्टाइज आता था, पता नहीं तुम लोग रिलेट कर पा रहे हो, है ना? आता नहीं था, एक क्रीम का एडवर्टाइज आता था, रिंग वॉर्म ऐसा कुछ होता था, मुझे याद तो नहीं आ रहा है। खैर, स्केबीज में क्या होता है, स्किन में रैशेस से पड़ जाते हैं, पूरी स्किन में रैशेस से पड़ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी लोगों की स्किन सूखी सूखी सी ड्राई सी और उसमें अजीब से रैशेस पड़ जाते हैं, तो स्केबीज होता है। और अस्थमा जो होता है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है, फंगस, ठीक है। जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, तो इसमें क्या होता है, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होने लगती है बहुत ज़्यादा अस्थमा में। तो बरसा बस याद रखेंगे, बाल्डनेस, एथलीट्स फुट, रिंगवॉर्म, स्केबीज और अस्थमा। अब आते हैं डिजीजेस कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की वजह से होने वाले डिजीजेस। तो प्रोटोजोआ क्या है? पैथोजन है। इसकी वजह से सिर्फ हमें 3 बीमारियां याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ 3। मलेरिया, मलेरिया जो डे मनाते हैं सबसे पहली बात इसकी अवेयरनेस के लिए 25 अप्रैल को। इसके लिए जो प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल होता है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में कौन सा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? कमेंट करके बताएंगे, किस किंगडम से बिलोंग करता है। कैरियर की बात करेंगे तो फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, यानी ये क्या है? वेक्टर है, वाहक है, ये कैरी करके ले जाएगा मलेरिया के प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम को एक इन्फेक्टेड बॉडी से नॉन इन्फेक्टेड से, और उसको भी इन्फेक्टेड कर देगा। फिर ट्रीटमेंट के लिए हम क्विनाइन नामक दवा बनाते हैं, जो कि आपने इसका नाम कोविड-19 के टाइम पे भी सुना होगा, जो कि सिंचोना जो पेड़ होता है उसकी छाल में, उसकी बार्क में मिलता है। बार्क में जो होता है, कौन से टाइप के हमें टिश्यूज देखने को मिलते हैं, एक तो ये बताइए। और सिंचोना जो ट्री है, छाल है, ये आपको बताना है कि किस टाइप ऑफ फॉरेस्ट में सिंचोना ट्री देखने को मिलता है। तो वेक्टर हो गया। पूछा क्या था मैंने, प्लाज्मोडियम में हमने पढ़ा था कि होता है मल्टीपल फिजन, याद है आपको? मल्टीपल फिजन होता है यहाँ पे। अभी नहीं, एक मैं मीम डालूंगा, ठीक है, बाइनरी फिजन पे, देखना उसको टेलीग्राम पे डालूंगा तो यहीं डाल दूंगा ना। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस और वो बाद में देखेंगे। तो सिंचोना ट्री जो है ये एवर ग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है। एवर ग्रीन फॉरेस्ट मतलब जो सदाबहार वन होते हैं, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल होती है, अगर आपको याद हो। एबनी, माहोगनी, सिंचोना, एनी, ठीक है, ये होते हैं इसमें। इसमें क्या भैया, पैरेनकाइमा होते हैं। पैरेनकाइमा भूमि जी फूड स्टोर करते हैं। बार्क एक टफ है, टफ, बहुत ज़्यादा टफ है, तो ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होंगे आपके इसमें, ठीक है। इसमें एपिडर्मिस बायोलॉजी बहुत कम समझ आ रहा है, कैसे रिवीजन करना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा। बायो 10th में ही पढ़ा था, ऐसा लग रहा है ऊपर से जा रहा है। तो इसमें इट्स मीन रपेंद्र जी ब्रैकेट में अभियुक्त, आपको एफर्ट ज़्यादा मारने पड़ेंगे थोड़ा सा, जिसका जो वीक है, ठीक है। अब जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने साइंस में ग्रेजुएशन वगैरह कुछ किया है, तो उनको ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में दिक्कत आती है। ह्यूमैनिटी जो कर रखे हैं उनको साइंस वाले में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो जिसमें आपको प्रॉब्लम है वो आपको करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो रिजिडिटी और टफनेस किससे मिलती है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज से। लेकिन हमने पढ़ा था कि बार्क जो होती है, अगर आपको याद हो, कॉर्क याद आया, सुबेरिन कुछ याद आ रहा है आपको? एपिडर्मिस एक तो आउटर लेयर थी, एपिडर्मिस जो कवरिंग बना रही थी, और कॉर्क क्या कर रही थी, ये डेड सेल से बनी हुई है। सुबेरिन नाम का एक पिगमेंट रिलीज होता है और वो सॉलिडिफाई होकर बार्क यानी छाल बना देता है। देन उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। तो कॉर्क की वजह से होता है, जो डेड सेल का बना हुआ होता है। अब अगली डिजीज पे आते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। क्यों बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस इसको? क्योंकि स्लीपिंग पैटर्न आपका बदल जाता है, ठीक है, इरेगुलर हो जाता है, नींद नहीं आएगी, कभी नींद आ जाएगी इस तरह से। प्रोटोजोआ कौन सा है? ट्रिपैनोसोमा, बोलता है वो सो जा, तो क्या करता है सोमा, सोना के जो पैटर्न होता है, सोने का पैटर्न होता है वो बिगाड़ देता है। तो बड़ी आसानी से याद हो गया, ट्रिपैनोसोमा, सो जा। कैरियर कौन सा होता है? से फ्लाई, तो सुलाता भी से ऐसे करके सुलाता है, लोरी सुनाता है से ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। तो स्लीपिंग सिकनेस, प्रोटोजोआ, ट्रिपैनोसोमा और कैरियर से फ्लाइज। काला आजार पे आते हैं, बॉडी काली पड़ जाती है, खासकर बच्चों में ज़्यादा होता है ये काला आजार, और इसमें जो स्प्लीन होता है वो एनलार्ज हो जाता है, ठीक है। जो पेट होता है वो थोड़ा सा मोटा सा हो जाता है, एनलार्ज स्प्लीन। कौन सा प्रोटोजोआ होता है? लेशमैनिया। लेशमैनिया में कौन सा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? कैरियर कौन होता है? वेक्टर कौन होता है इसका? सैंड फ्लाई। यहाँ पर कौन कैरियर था? से फ्लाइज। यहाँ पर कौन कैरियर है? सैंड फ्लाई। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। इसमें होता है आपका बाइनरी फिजन नहीं होता है, लेकिन अलोंग सिमेट्री होता है, ठीक है। बाइनरी फिजन अलोंग प्लेन होता है, बाइनरी फिजन अलोंग एनी प्लेन नहीं, अलोंग पर्टिकुलर प्लेन। अमीबा में अलोंग एनी प्लेन हो जाता है बाइनरी फिजन। अब हम आते हैं, थोड़ा सा क्लासीफाई करते हैं कि वाटर बॉर्न डिजीज कौन होती है और एयर बॉर्न डिजीज कौन होती है। तो एयर बॉर्न जो एयर में फैलती हैं, जैसे कोविड-19 एयर बॉर्न थी, है ना, हवा से किसी ने छींक दिया इस तरह से तो इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, फ्लू, कॉमन कोल्ड, पर्टुसिस, राइनो वायरस की वजह से क्या हो रहा था? कॉमन कोल्ड हो रहा था, चिकन पॉक्स हो गया, टीबी हो गया, ठीक है, मीजल्स हो गया। ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है, वायरस की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, ये सब वायरस की वजह से होते हैं सब, ठीक। जो आपका ये है वाटर बॉर्न डिजीजेस, इसमें हेपेटाइटिस आ गया, टाइफाइड आ गया, कॉलरा आ गया, ये सब किसके वजह से होते हैं? बैक्टीरिया। ऐसा नहीं कि वाटर बॉर्न हमेशा बैक्टीरिया की वजह से और एयर बॉर्न हमेशा वायरस की वजह से, लेकिन क्योंकि वायरस जो होते हैं यूजुअली ऐसे ही ट्रैवल करते हैं एयर के थ्रू। तो लेकिन आप देख सकते हैं ना, टीबी तो आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो ये आपका, लेकिन ये आपको याद रखना है कि एयर बॉर्न है, वाटर बॉर्न है, ठीक है। डिसेंट्री, कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, ये सब। हेपेटाइटिस ए हमने देखा था जैसे फूड से फैल रहा था, फूड या फिर वाटर से, ठीक। अब आते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वो होती हैं जो सेक्स के दौरान मतलब फैल सकती हैं। तो या तो वायरस हो सकती हैं या तो बैक्टीरिया की वजह से हो सकती हैं। अगर वायरस की वजह से होती हैं तो उसको एड्स बोलते हैं, एक एड्स होती है और एक वाट्स करके डिजीज होती है, वाट लगा देता है। कौन सा वायरस होता है? एचआईवी, हम पढ़ चुके हैं। बैक्टीरिया की वजह से होने वाली गोनोरिया होती है और साइफिलिस होती है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, जो गोनैड्स होते हैं, जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, उनको अफेक्ट कर देते हैं। वहाँ की स्किन जो होती है वो अजीब से लगती है, रैशेस पड़ने लगते हैं। सिर्फ वही नहीं बल्कि इधर उधर की जो स्किन होती है वहाँ पर भी इन्फेक्शन फैलने लगता है। तो गोनोरिया और साइफिलिस ध्यान रखना, ये बैक्टीरिया की वजह से होते हैं और वायरस की वजह से एड्स और वाट्स होते हैं। अब आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक डिसऑर्डर। इसको ध्यान से समझिएगा, लास्ट टॉपिक है हमारा ये बस, ठीक है। इट इज़ द लास्ट टॉपिक और इसको ध्यान से समझना है आपको।
इसमें जरा सा भी कोताही मत बरतना, नहीं फिर बोलोगे सर समझ, कोई बहुत बड़ा नहीं है तो छोटा सा ही, लेकिन समझना ध्यान से इसको, ठीक है। जो क्रोमोजोम में अगर एबनॉर्मेलिटी आ गई है, क्रोमोजोम में इन जनरल की क्रोमोजोम मिसिंग है इस तरह का, तो क्रोमोजोम हो गया वो, ठीक है। कि अगर क्रोमोजोम मिसिंग है, एक्स्ट्रा है, तो अगर जीन में, अगर क्रोमोजोम हमें पता है डीएनए राइबोसोम का मिलकर बनता है, डीएनए का फंक्शनल यूनिट जीन होता है, तो अगर उसमें कोई चेंजेस आ गए तो उसको अलग रखते हैं। और ऐसे डिसऑर्डर को जिनमें जीन में चेंज आता है, भाई जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, जो हमें हमारे पूर्वजों से मिले हैं, हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादी या फिर नाना नानी, इनसे मिले हुए हैं। अभी तक जो देख रहे थे वो एक्वायर्ड डिजीजेस थी। टीबी लेके कोई पैदा नहीं होता है, हेपेटाइटिस लेके कोई टाइफाइड लेके पैदा नहीं होता है, तो ये एक्वायर किया है हमने ओवर लाइफ टाइम, ये हमें विरासत में मिलते हैं, समझे आप। तो ये एक्वायर नहीं होते हैं। तो जीन की अगर बात करें तो ये इनको हम बोलते हैं, जो जीन में अगर चेंजेस होते हैं तो उसको बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। अगर जीन में म्यूटेशंस हो जाते हैं तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। जीन में म्यूटेशन का मतलब है कि जीन का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो डीएनए कंपोनेंट है वो चेंज हो गया है सर। तो ऐसे को बोलते हैं, ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर जिनमें जीन में चेंजेस आ जाते हैं उनको मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मेंडेलियन? कल पढ़ेंगे जॉन ग्रेगर मेंडल के बारे में, जिनको फादर ऑफ हेरिडिटरी बोलते हैं, फादर ऑफ हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। कल पढ़ेंगे, कल आखिरी है जिसमें कि टूथ जो हम लोगों ने स्किप कर दिया था, और ये जो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन होता है ये पढ़ेंगे, और जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो पढ़ेंगे, जो हमारे छोटे छोटे जो इक्का दुक्का पार्ट छूट गए थे वो कल फिनिश करेंगे, फुल स्टॉप लग जाएगा कल बायोलॉजी में, ठीक है। तो ये समझ आ गई बेसिक सी चीज़। अब क्रोमोजोम तो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है ऑटोसोमल, यानी कि जो सेक्स में इन्वॉल्व नहीं है, और एक होते हैं सेक्स क्रोमोजोम, है कि नहीं। सेक्स क्रोमोजोम कौन से होते हैं भाई? एक्स होता है, वाई होता है। कल पढ़ेंगे कि एक्स एक्स होता है फीमेल में, एक्स वाई होता है मेल में। क्लियर इतनी चीज़ समझ में आ गई ये भी बात। अब जैसे इसमें सेक्स में हम रखते हैं टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, टर्नर्स सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, और इसमें एक और आता है दैट इज कॉल्ड एज निलेफेल्टर सिंड्रोम, निलेफेल्टर्स सिंड्रोम, ठीक। थैलेसीमिया भी आता है इसी में, सॉरी थैलेसीमिया तो आपको मेंडेलियन में आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा ये, ठीक है। तो ये दो याद रखने हैं आपको, टर्नर्स और निलेफेल्टर, जिसमें सेक्स क्रोमोजोम में चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं? तो टर्नर सिंड्रोम में ध्यान रखना ये होता है कि वन एक्स क्रोमोजोम इज मिसिंग इन फीमेल, क्रोमोजोम इज मिसिंग इन फीमेल्स, यानी ये सिर्फ फीमेल्स में ही देखने को मिलता है टर्नर, ठीक है, इज मिसिंग इन फीमेल्स। और निलेफेल्टर जो है ये मेल्स में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? वन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम इज प्रेजेंट, क्रोमोजोम इज प्रेजेंट, यानी अगर मैं लिखना चाहूं यहां पे तो इस तरह से मैं लिख सकता हूं निलेफेल्टर को। अब एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम इज प्रेजेंट इन मेल्स, मेल का क्या होता है? एक्स वाई, ये हो जाएगा। टर्नर फीमेल में होता है, फीमेल का क्या होता है? ये होता है, और उसमें एक एक्स मिसिंग है, दो एक्स होते हैं, तो क्या हो जाएगा? एक्स, या फिर एक्स जीरो लिख दो इसको, ठीक है। ये देखिए आप, ये है आपका कौन सा और ये कौन सा, जल्दी से गेस करके बताइए मुझे, जल्दी से। ये किसमें होगा? ये होगा आपका टर्नर, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर ओवरीज और ये सब ड्रॉ है, फीमेल्स में होता है टर्नर। और ये कौन है? ये मेल्स में होता है, ठीक है, मेल्स में होता है। कौन सा? निलेफेल्टर, निलेफेल्टर। टर्नर में क्या होता है भाई? छोटी सी गर्दन होगी, ठीक है, और ओवरीज जो वगैरह होती हैं वो मतलब काफ़ी स्ट्रीक टाइप होती हैं, छोटी होती हैं, और इनफर्टाइल ऐसे होते हैं लोग, ठीक है, जिनको होता ही है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है, एंड ब्रॉड चेस्ट एंड वाइडली स्पेस्ड सारी चीज़ें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी निलेफेल्टर की अगर बात करें तो ये मेल्स में होता है, क्योंकि तो मेल्स में भी सेम चीज़ होंगी कि भाई स्मॉलर पेनिस एंड टेस्टिकल्स, और काफ़ी हाइट ज़्यादा होती है, टॉल तो होते हैं लेकिन मस्कुलर नहीं होते हैं, ठीक है। शॉर्ट ब्रॉडर हिप्स होंगी, लॉन्गर लेग्स और लार्ज ब्रेस्ट, लेकिन ये जो होगा ये वाला एरिया काफ़ी शॉर्ट होता है, मतलब हाइट तो होती है काफ़ी, लेकिन ध्यान रखेंगे कि मस्कुलर नहीं होते हैं, ठीक है। ब्रॉडर हिप्स होती हैं, लार्जर ब्रेस्ट होती है, वीकर बोन्स होती है, वीक बोन होती है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। डिले इन प्यूबर्टी होती है, ठीक है, लेस फेसियल और बॉडी में हेयर्स बहुत कम होते हैं, यानी कि मैनलीनेस करेक्टर थोड़े से कम हो जाते हैं। इसमें जो फीमेल करेक्टर हैं थोड़े से मतलब होते तो हैं लेकिन थोड़े से डिम हो जाते हैं, आप समझ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये कौन सा सिंड्रोम है? इस पर भी आते हैं, इसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, लेकिन ये सेक्स क्रोमोजोम में चेंजेस की वजह से नहीं आता है, ऑटोजोमल क्रोमोजोम, क्रोमोजोम नंबर 21 जब होता है, जो 21 होता है ना, उसमें जब चेंजेस आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, डाउन्स सिंड्रोम। तो जो क्रोमोजोम हमें पता है 46 होते हैं, पेयर में गेस करते हैं 23 पेयर होते हैं, और किसने क्रोमोजोम की डिस्कवरी करी थी जरा बताएंगे? तो 23 पेयर होते हैं, तो 22 ऑटोजोमल होते हैं। तो जो 21 नाम का जो क्रोमोजोम है उसमें अगर चेंजेस आ जाए तो तब होता है डाउन सिंड्रोम, उसको बोलते हैं ट्राइसोमी 21, इसीलिए ट्राइसोमी 21। तो ये जो आप देख पा रहे हैं बच्चे को ट्राइसोमी 21 आप देख पा रहे हैं, थोड़े से है ना अजीब से उंगलियां, और जो माथा होता है, जो सिर होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, नॉर्मल कंपैरिजन थोड़ा सा आगे की तरफ होता है, ठीक है। और एबनॉर्मल बिहेवियर होता है बच्चों का, उतना ब्रेन डेवलप्ड नहीं हो पाता है, तो आपने देखा होगा थोड़ा सा बड़े भी हो जाते हैं फिर भी चाइल्डिश बिहेवियर थोड़ा सा रहता है ऐसे बच्चों का, तो वो डाउन सिंड्रोम होता है, जिसको हम ट्राइसोमी 21 बोलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एल्बिनिज्म हो गया, ठीक है, एल्बिनिज्म हो गया आपका, इसको आप रख सकते हैं। वही मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या आएंगे? तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में आप क्या आ जाएंगे, जैसे कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपका सिकल सेल अनीमिया आ गया, सिकल सेल अनीमिया आ गया आपका, ठीक है, और थैलेसीमिया आ गया, ठीक है, थैलेसीमिया आ गया। आपने सुना होगा कलर ब्लाइंडनेस,
कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है ना, फिजिक जिन लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती है वो लोग मेडिकल्स में तुरंत आउट कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये कभी सही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जेनेटिक होता है। चाहे भले आप कुछ भी कर लो, कलर ब्लाइंडनेस है तो है। अब काफ़ी, क्योंकि मैंने जैसे डिफेंस के लिए पढ़ाया है काफ़ी टाइम तक, तो पता है मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक बुक आती है मतलब जिसमें पढ़ाया जाता है, तो वही पूरा रट के चले जाते हैं। अब पता नहीं लेकिन ऐसा वहाँ पर चल नहीं पाता है, अगर थोड़ा सा भी स्ट्रिक्ट हुआ तो वहाँ चल नहीं पाता है, क्योंकि आप क्या होता है, आप कलर्स के बीच में डिफरेंस नहीं पहचान पाते हैं। तो यानी कि डिफरेंट कलर्स का होता है, वो डॉट 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 बने होते हैं, ठीक है, डॉट डॉट से बने होते हैं, उसी के बीच में कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे 69, ठीक है। तो खैर 69 तो काफ़ी अट्रैक्टिव नंबर लगता है लोगों को, लेकिन फिर भी पढ़ नहीं पाते हैं सारे लोग जिनको अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो फिर ऐसे लोगों को जिनमें मेडिकल्स होता है उसमें नहीं, मतलब ऐसी नौकरियों की तैयारी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। थैलेसीमिया हो गया आपका, ठीक है। और एक और था हीमोफीलिया, कितने लोगों ने नाम सुना है? हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, ठीक है। हीमोफीलिया, इसको यहाँ लिख लेते हैं, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया होता है, ठीक है। जब एक्स क्रोमोजोम में, ध्यान रखना इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ आपको, कि जब एक्स क्रोमोजोम में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, मिसिंग और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, एक्स क्रोमोजोम में जब कोई चेंजेस आ जाते हैं तो हीमोफीलिया हो जाता है। हीमोफीलिया होने की वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है ढंग से। तो ये ध्यान रखना, ये एक तरह का रेसेसिव है कि नहीं, एक्स क्रोमोजोम है वो रेसेसिव हो गया, रेसेसिव इन द सेंस कि देखो ध्यान रखिएगा, जैसे एक्स एक्स है फीमेल में, एक्स वाई है मेल में, तो ये यूजुअली बीमारी हमें मेल में देखने को मिलती है, लड़कों में, आदमियों में। क्यों? क्योंकि अगर फीमेल्स में ये होना है तो जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसको दोनों एक्स क्रोमोजोम में अपनी छाप छोड़नी होगी, तभी वो फीमेल में दिखेगा, तो रेयर होता है। मेल में अगर वो सिर्फ क्योंकि एक ही एक्स है तो उसी में ही अगर वो क्या करेगा, अपनी छाप छोड़ देगा, तो वो हीमोफीलिया होने के चांसेस इसीलिए ज़्यादा होते हैं मेल्स में। क्लियर इतनी चीज़? ठीक। तो ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव ऑर्डर है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव ऑर्डर है, बिल्कुल वेदांत, एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड रेसेसिव ऑर्डर है हीमोफीलिया, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। खत्म चीज़ें। अब हम ये थोड़ा देख लेते हैं पैंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक में क्या अंतर होता है। तो एंडेमिक उस बीमारी को बोलते हैं जो सिर्फ अभी एक बहुत ही छोटे पार्ट ऑफ एरिया तक ही सीमित है, पूरे अभी बहुत बड़े पार्ट तक नहीं फैली, उसको हम एंडेमिक बोलते हैं, ठीक है। एंडेमिक बोलते हैं ऐसे को जो बहुत बड़े पार्ट तक। और एक चीज़ एक और याद रखना, चलो मैं बताऊंगा आपको, एपिडेमिक बोलते हैं सडन इंक्रीज इन केसेस स्प्रेडिंग थ्रू अ लार्ज पॉपुलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे कानपुर तक फैली है तो एंडेमिक हो जाएगा, मान लो कि इंडिया में फैल गई है तो एपिडेमिक हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा तो पैंडेमिक हो जाएगा, जैसे कोविड पैंडेमिक सुना था, ठीक है। एक डिजीज ऐसे ध्यान रखना है, दैट इज ग्लोकोमा। ग्लोकोमा भी ये एक हेरिडिटरी डिजीज ही होती है, सिर्फ हेरिडिटरी होगी ये जरूरी नहीं है। ग्लोकोमा में ये मैं जब आई पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे भी इस चीज़ को पढ़ाऊंगा कि आई का प्रेशर जो होता है, आई के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। वो ऑप्टिक नर्व्स जो सिग्नल पहुंचाती हैं, उस पिक्चर जो आई आंख ने क्लिक करी है, आंख नहीं देखती है हमारी, आंख सिर्फ पिक्चर क्लिक करती है, वो ट्रांसफर करती है उसको ब्रेन तक, तो ऑप्टिक नर्व्स ट्रांसफर करती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं। और अगर एक बार डैमेज हो गई तो इरिवर्सिबल है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इससे पहले पेरिफेरल विजन जाता है, यानी साइड का विजन जाता है, फिर धीरे 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 वो सेंटर की ओर बढ़ता है, ठीक है। आई का जो फ्लूइड होता है प्रेशर बढ़ सकता है कई कारणों की वजह से। बैक्टीरिया की अगर इन्फेक्शन की वजह से बढ़ता है तो उसको ट्रैकोमा बोलते हैं। अगर बैक्टीरिया की वजह से बढ़ता है, एक बैक्टीरिया होता है तो उसको ट्रैकोमा बोलते हैं। अगर मान लो कि वो हेरिडिटरी नेचर का है तो वो ग्लोकोमा होगा पक्का। लेकिन हो सकता है कई बार एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया तो उसकी वजह से बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि आई का फ्लूइड का प्रेशर बढ़ गया तो उसको भी ग्लोकोमा बोल देते हैं, लेकिन यूजुअली ग्लोकोमा हेरिडिटरी नेचर का होता है, ठीक है। चलो, और आप लोग स्ट्रेस ज़्यादा मत लिया करो, क्योंकि एक बार मेरे साथ हो चुका है, जब मैंने स्ट्रेस ज़्यादा लिया था तो आई के फ्लूइड का प्रेशर मेरा बढ़ गया था काफ़ी ज़्यादा। उसकी वजह से जब ग्लोकोमा के जो लक्षण होते हैं, इसके लक्षण ये होते हैं कि आपको बल्ब के अराउंड हेलो दिखने लगता है। हेलो मतलब बल्ब या फिर कोई भी लाइट सोर्स होगा उसके अराउंड आपको इंद्रधनुष बन जाएगा, उसको हेलो बोलते हैं। जैसे इंद्रधनुष टाइप होता है ना, तो वैसे बनता बनता दिखाई देगा। तो मैं जब मुझे हुआ था पहली बार, मतलब पहली बार एंड दी ओनली टाइम अभी तक, तो ठीक है, होप्स हो कि लास्ट टाइम ही हो, तो जब हुआ था तो मतलब मैं खुद नहीं समझ पा रहा था हो क्या गया है। तो जब मैंने चेक करवाया था तो फिर आई का प्रेशर काफ़ी बढ़ा निकला, तो बोला कि आपको ग्लोकोमा हो गया है। और जब मैंने सर्च किया ग्लोकोमा के बारे में तो बहुत ज़्यादा डर गया था कि भाई ये इरिवर्सिबल होता है, इससे विजन जाता रहता और मतलब कुछ टाइम में पूरा विजन चला जाता है और इसको कुछ भी करके सही नहीं किया जा सकता है। फिर मैंने एक दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया, बड़े हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर होता है कि मतलब आपने शायद स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा लिया होगा उसकी वजह से, या फिर माइग्रेन का प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से आई का फ्लूइड का प्रेशर बढ़ गया होगा आपका एकदम से। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, आप माइग्रेन तो जो किलर्स है वो खाओ। मैंने खाई नहीं थी टैबलेट और अपने आप ही सही हो गया था, क्योंकि वो बात मुझे पता चल गई थी भाई कि स्ट्रेस की वजह से है। तो उसी दिन जो है फिर मैंने थोड़ा 1-2 दिन के लिए काम छोड़ा और फिर सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। खैर, तो ये कुछ और डिजीज़ पढ़ लेते हैं जो जैसे कि जो लोग इंडस्ट्रीज़ वगैरह में काम करते हैं या फिर जो हमारे मेटल्स वगैरह होते हैं उसकी वजह से होता है। तो अगर कॉपर का डिपोजिशन हो गया हमारी बॉडी के अंदर बहुत जाके तो विल्सन डिजीज़ बोलते हैं। अगर मरकरी पॉइजनिंग हो गई, ठीक है, वैसे मेटल आपको पता नहीं है लेकिन अब परसों से मेटल पता चलने लगेंगे, केमिस्ट्री परसों से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मरकरी सिंबल Hg होता है, हिंदी में पारा बोलते हैं। मैड हैटर डिजीज़ हो जाती है या फिर मिनीमाटा डिजीज़ हो जाती है। मिनीमाटा एक जगह है जापान में, उसी के नाम पे इसका नाम है, मैड हैटर डिजीज या फिर मिनीमाटा, मरकरी पॉइजनिंग। अगर जो लोग बहुत ज़्यादा आयरन इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आयरन डस्ट अगर बहुत अंदर चली जाती है तो उसकी वजह से लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है और उसको सिडेरोसिस डिजीज बोलते हैं। लंग्स इन्फेक्ट हो जाते हैं इसमें, ठीक है, ध्यान रखेंगे नाम, सिडेरोसिस ड्यू टू आयरन, ठीक है, आयरन डस्ट। इटाई इटाई कैडमियम पॉइजनिंग कैसे होती है, अगर कैडमियम आपकी बॉडी के अंदर चला गया तो इटाई इटाई हो जाएगा। और अगर नाइट्रेट डिपोजिशन हो गया, नाइट्रेट आयन चला गया तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा, आप नीले नीले हो जाएंगे। ब्लू डेथ किसकी वजह से हो रही थी, याद करो, ब्लू डेथ किसकी वजह से हो रही थी, ब्लैक डेथ तो प्लेग कैसे हो रही थी, ब्लू किसकी वजह से हो रही थी, जल्दी से बताएंगे, जिसमें कि बॉडी आपकी काली सी पड़ रही थी थोड़ी थोड़ी, बताइए जल्दी से, ठीक है। सॉरी, काली तो नहीं पड़ रही थी उसमें, मेनली चलो हिंट देता हूँ, दैट वाज अ वाटर बॉर्न डिजीज। आगे बढ़ेंगे जल्दी से। अब हम देखेंगे लास्ट टॉपिक हमारा, प्लांट में होने वाली कुछ डिजीज। 5 मिनट का, मुश्किल से 5 मिनट का टॉपिक भी नहीं होगा ये, ठीक है, आखिरी है। विल्सन डिजीज समझिए, कॉपर, मैड हैटर या फिर मिनीमाटा, मरकरी, एम से मैड हैटर, एम से मिनीमाटा और एम से मरकरी, ये स्कॉलरा सबका सही आंसर है, ठीक है। और इटाई इटाई कैडमियम, आयरन सिडोरोसिस, ब्लू बेबी नाइट्रेट। अब आते हैं
सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस पकड़ आ रही किसी भी तक, एक बार कंफर्म करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सेंसस के जो क्वेश्चंस पूछे गए यहाँ पर,